नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज 3 जनवरी को दिल्ली लोनी बॉर्डर पर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अडानी अंबानी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी ने सभी को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके। मंच से भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इन पर एजेंसियां लगाई गईं, लेकिन ये डरे नहीं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के पीएसयू खरीद लिए, देश का मीडिया खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके और ना खरीद पाएंगे। मुझे इन पर गर्व है। प्रियंका ने कहा कि भाई, हर गली मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोलो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को ठंड न लगने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने सच्चाई की ढाल पहन रखी है। लोगों ने कहा कि भाई को ठंड से बचाओ, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी शक्ति का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज राहुल गांधी द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजे जाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि विपक्ष एकजुट हो और देश के मौजूदा हालात का मुकाबला करे। बता दें, जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी, तब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई यात्रा आज उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और 3 दिनों तक राज्य में रहने की उम्मीद है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर जाएगी। पार्टी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यात्रा 19 जनवरी को पंजाब के साथ साझा होने वाली सीमा से हिमाचल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये मार्ग तय किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत यात्रा में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि उनको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि पत्र लिखकर यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं। पुजारी सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं आपकी लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप एक पुण्य कर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। भगवान करे राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। बता दें, यात्रा में राहुल गांधी अलग अलग हस्तियों से मिलते हैं और बात करते हैं। इससे पहले इस यात्रा में कई फिल्मी हस्तियों के अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे शास्त्री भी शामिल हुए हैं। हालांकि यूपी में पहुंची इस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी शामिल होने में असमर्थता जताई और शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि बहुत जल्द एकनाथ शिंदे गुट में फूट पड़ने वाली है और ज्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राउत का कहना है कि जिन विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर गए थे, उन्हें ना तो कोई मंत्री पद दिया गया और ना ही उनके काम किए जा रहे हैं। लिहाजा आधे से ज्यादा विधायक इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं और वो सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और बहुत जल्द शिंदे गुट में बिखराव देखने को मिलेगा। शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी यही चाहती है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ सुलह हो सकती है, इस पर शिवसेना की राय है कि किसी भी बागी विधायक को अब उद्धव ठाकरे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि शिंदे गुट के विधायकों का बीजेपी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राउत का कहना है कि शिंदे गुट के 15 विधायकों को अब अयोग्य होने का डर सता रहा है। यही कारण है कि वो सभी बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। संजय राउत के बयान के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी राउत पर हमला बोला। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी सरकार में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि ये सरकार साल 2024 तक चलने वाली है। इसके अलावा अगले चुनाव में भी वापस हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। गायकवाड़ का कहना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 15 विधायक बचे हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन विधायकों को संभालना होगा, नहीं तो वो भी हमारे पाले में आ जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत अपने नेता उद्धव ठाकरे की चिंता करें, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में शिंदे सरकार के एक मंत्री और कुछ विधायकों में तनातनी देखने को मिली, जिसके बाद मीडिया में खबरें आई थी कि शिंदे गुट के विधायकों में आगे फूट पड़ सकती है। यही कारण है कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा बयान दिया। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर तो बीजेपी के नेता भी बीच बीच में फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण शिंदे गुट और बीजेपी में भी दरार के कयास लगाए जाते रहे हैं। दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच भारत में भी इसको लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए किसी दूसरी कोविड-19 बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहले देश में हमें बूस्टर ड्राइव को पूरा करना होगा। ऐसा तब है जब चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा तेजी से बढ़े हैं। चीन में कोरोना तेजी से फैलने के लिए जिस BF7 वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसके मामले भारत में भी मिले हैं। करीब हफ्ते भर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि पिछले कोरोना संक्रमण के पैटर्न के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। PTI के मुताबिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने तब कहा था, पहले ये देखा गया है कि कोविड-19 की नई लहर पूर्वी एशिया में आने के 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आती है। अभी तक यही चलन रहा है। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई। एक नए CCTV फुटेज से सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि हादसे के दौरान पीड़िता की दोस्त भी स्कूटी में उसके साथ थी। उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद पीड़िता की दोस्त अपने घर चली गई और हैरानी की बात है कि उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता जिस रास्ते से गई उस रास्ते के सभी CCTV फुटेज को खंगाला तो ये बात सामने आई कि स्कूटी में उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। पुलिस ने उसकी दोस्त का बयान दर्ज कर लिया है और माना जा रहा है कि अब इस मामले में कुछ और अहम जानकारी पुलिस को मिल सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के टक्कर के बाद युवती का जिस्म गाड़ी में फंस गया था और 10 से 12 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटता रहा। पीड़ित की मां और बाकी परिजन पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती के कार से घिसटने से हुई मौत के मामले में पुलिस के FIR से पता चला है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसने शराब पी थी। ये कार दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से ली थी। आशुतोष ने पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त दीपक और अमित शनिवार शाम को 7 बजे उससे कार ले गए थे और सुबह 5 बजे उसके घर पर इसे छोड़ गए। हादसे के बाद जब पुलिस आशुतोष के घर पर पहुंची तो उसने दीपक और अमित को फ़ोन किया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि कार मनोज मित्तल चला रहा था और वो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, जबकि मिथुन, कृष्ण और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इस दौरान कृष्ण विहार इलाके में एक स्कूटी से कार की टक्कर हो गई। स्कूटी से टक्कर होने के बाद जब वो कंझावला रोड पर ज्योति गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता चला। FIR में अभियुक्तों ने कहा है कि वो डर गए और युवती को वहीं फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आशुतोष के घर पहुंचे और गाड़ी खड़ी कर दी। अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात की है और उन्हें हर पहलू से जांच करने के लिए कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने LG पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। आपने कहा कि इस मामले का 5वां आरोपी मनोज मित्तल BJP का नेता है, इसलिए मामले में लीपापोती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, AS बोपन्ना, BR गवई, V सुब्रमण्यम और BV नागरत्ना की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी अन्य नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सरकार से जुड़े पदाधिकारियों के भाषण की स्वतंत्रता के दायरे और नागरिकों के व्यापक हित में उनके अधिकार और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित कई दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
हरियाणा की खाप पंचायतों ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को चेतावनी दी है कि वो 7 जनवरी तक खेल मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। खाप पंचायतों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस मामले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद संदीप सिंह ने बीते रविवार को खेल मंत्रालय छोड़ दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार है। हालांकि संदीप सिंह ने अपना मंत्रालय छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया था। इस मामले में सोमवार को ही 12 धनखड़ खाप की पंचायत में खट्टर सरकार से मांग की गई कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। खाप पंचायत में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। खाप पंचायत में शामिल नेताओं ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि मंत्री पद पर बने रहने की वजह से वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार हमलों का शिकार बनाए जा रहे हैं। सोमवार को राजौरी जिले के डांगरी गांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार शाम को ही आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई थी और 7 घायल हुए। कुल मिलाकर 2 दिनों के भीतर 6 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद आम लोगों के साथ कई राजनीतिक संगठनों ने भी सोमवार को जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ट्रिब्यून के मुताबिक एकजुट जम्मू पार्टी के सदस्यों ने राजौरी के डांगरी गांव में हुई हत्याओं के खिलाफ जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया। पार्टी प्रमुख अंकुर शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को झूठा दावा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जम्मू आतंकवाद मुक्त है और यहां सामान्य स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आतंकवादियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता के साथ साथ भाजपा की तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों का नरसंहार जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।